नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभी भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च 2024 को अंशुमान सिंह राठौर की जो रिट पिटीशन याचिका थी उस पर उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये भी कहा कि दिस एक्ट इज द वायलेटिव प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। मतलब ये जो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, उसके अगेंस्ट है यह एक्ट। और उसमें बड़े डिटेल में बताया था, वो सारी बातें करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इसको स्टे किया और इसका क्या मतलब जाता है, क्या रेलिवेंस है, इन सब विषयों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो हुआ यूं कि 2004 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और आजम खां अपने शबाब पे थे, तो इन लोगों ने एक मदरसा, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट अधिनियम बनाया 2004। और उसमें मदरसों को रेगुलराइज करने के लिए, मदरसों को, जैसे बहुत सारे बोर्ड होते हैं उस तरह से एक मदरसों को अलग से रेगुलराइज करने के लिए एक संस्था बना दी। और वो मदरसों को देखते थे, उसमें वित्तीय सहायता सरकारें दिया करती थी। इस तरह से दीनी शिक्षा का जो साम्राज्य था भारतवर्ष में, और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो इतने मदरसे हजारों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार, सपा की सरकार ने। और उस एक्ट की वजह से आपने पीछे भी सुना होगा कि सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी, सारे जो बहुत सारे मदरसों का, उसका किस तरह की एजुकेशन होती है, क्या पढ़ाया जाता है, उसमें मॉडर्न एजुकेशन के पैमाने पे वो सही बैठती है कि नहीं बैठती है, एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चला था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और बाद में ये एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी अंशुमान सिंह राठौर की तरफ से। और उस रिट पिटीशन में ये मांग की गई थी कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 है, ये असंवैधानिक है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और मदरसा एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन का पैमाना है उस पर सटीक नहीं बैठता है। तो इसलिए मदरसे से निकलने वाले जो छात्र हैं वो आज के दौर में एजुकेटेड नहीं कहे जा सकते, ना आज की प्रतिस्पर्धा में उनका कोई स्थान रहता है। लेकिन इसका विरोध मदरसा संघ हैं और बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, ये करते रहे। और फाइनली जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने ये स्पष्ट रूप से घोषित किया, जितना जो वर्डिक्ट सुनाया उन्होंने, जो बताया, क्लियर कट बताया कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 है वो गैर संवैधानिक है और ये सेकुलरिज्म की जो मान्यताएं हैं हमारे देश में, जो प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट है। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 21A, इन सब का वायलेशन करता है, इनका उल्लंघन करता है। इसलिए ये गैर संवैधानिक एक्ट है। इस आधार पे उन्होंने जो वर्डिक्ट दी, उसके आधार पे सरकार ने, योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो डीएम होता है, डीएम के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी। और ये बिल्कुल निर्धारित किया कि जितने भी बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको सरकार के जो संरक्षण में विद्यालय चलाए जाते हैं या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, इन सब में उनको शिफ्ट किया जाए। और अगर उसके बाद भी स्थान कम मतलब संख्या ज़्यादा है विद्यार्थियों की, तो उसके लिए सीटें बढ़ाई जाएं स्कूलों में। और उस तरह की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन इसी बीच बहुत सारे संगठन सुप्रीम कोर्ट आए और आपको पता है कि कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। और रोक क्यों लगाई और क्या बात हुई उसको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसमें जो मदरसा एजुकेशन और जो मुस्लिम पक्षकार ही कह लीजिए, क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम होती है और दीनी तालीम का जो ब्यौरा है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो हर जगह पहुंचते ही हैं, कपिल सिब्बल पहुंचे या अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे, ऐसे ही लोग यही सब पहुंचते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बड़े डिटेल में बहस की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये 120 वर्षों से बिना किसी अवरोध के इस तरह से मदरसा सिस्टम हमारे देश में चला आ रहा है। और उन्होंने बताया कि 1908 में
एक एक्ट पारित करके मदरसे को कैसे शिक्षा दी जाएगी, इस तरह से बात करी थी अंग्रेज सरकार ने भी 1908 में। लेकिन 1908 में जो किया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजों की तो पॉलिसी थी कि हर धर्म के आधार पे बांटना है हिंदुस्तान को, उनको राज करना था। बंग भंग आंदोलन उसी समय समाप्त हुआ था और हिंदू मुसलमान एक होकर बंग भंग आंदोलन में बैकफुट पे ले आए थे अंग्रेज सरकार को, और बंग भंग जो हुआ था उसको कैंसिल करना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा था अंग्रेजों को। तो उसी समय से आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग और ये सबको बढ़ावा देना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। उसी तरह से एक एक्ट मदरसों के लिए भी इन्होंने पास किया था 2008 में। उसका जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। फिर 1987 में, जब आपको पता है कि साहबानों और मुस्लिम तुष्टीकरण की एक बूम चल रही थी हमारे देश में, उस समय इस एक्ट में मदरसों के लिए एक फेवरेबल संशोधन बिल पास किया गया था। और फाइनली 2004 में उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट बनाकर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मुसलमानों को मदरसा आंख मूंद कर चलाने के लिए छूट दे दी। मदरसा या कोई भी शिक्षा पद्धति सिर्फ किसी धर्म की तालीम या दीनी तालीम के लिए नहीं होती है, उसमें पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ता है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो मदरसे हैं, इनसे जब हाई कोर्ट में जब बहस के दौरान देखा गया कि भाई 8वीं तक ये लोग तो सिर्फ कुरान और हदीस से और एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे हिंदी ले लो इंग्लिश ले लो, इस टाइप से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसी तरह से जैसे ही 8वीं के बाद 9वीं या हायर एजुकेशन जहाँ शुरू होती है, वहाँ पे ये क्या करते हैं कि वहाँ पे दीनी तालीम में कुरान हदीसों के अलावा इन्होंने शिया सुन्नी सेक्ट जो हैं, इनके फ़िरके जो हैं, उनके जो आइडियोलॉजी, जो मिथक्स हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उसके विषय में शिक्षा देने की पद्धति है। और जोड़ देते हैं कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, या जो प्राकृतिक चिकित्सा, या जो मतलब हिंदी इंग्लिश, इन सब में मॉडर्न शिक्षा में जो चीज़ें आती हैं उनमें से एक सब्जेक्ट ऑप्शनल है, वो ले सकते हैं। बाकी सारा वहाँ कुरान और हदीस और दीनी शिक्षा ही चलती है और चल रही है। तो ये जब हाई कोर्ट ने देखा और उसने देखा कि यार इसमें तो बहुत सारा वायलेशन है, क्योंकि विद्यार्थियों का तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। जो विद्यार्थी वहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े कंपटीशंस में कभी नहीं सफल हो सकते। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ रुके नहीं। उन्होंने उसी बहस में बताया कि हमारे उनके पिताजी अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी भी पार्लियामेंटेरियन थे और विधि विशेषज्ञ थे। और आपको बताता चलूं कि उनके समय ही जब इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म शब्द ले आया तो उन्होंने इसको धर्मनिरपेक्ष कहने से मना कर दिया था। इनके पिताजी कितने आदर्श टाइप के लोग थे, और उनके पुत्र को आप देख ही रहे हैं किस तरह से उनकी पहुंच हर जगह, जितने भी एंटी इंडिया लॉबी हैं या जितने भी इस तरह के खुराफात वाले केसेस होते हैं, उसमें देश विरोधियों की तरफ से या देश को नुकसान पहुंचाने वालों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जरूर रहते हैं। चाहे वो आतंकवादी का केस हो, चाहे वो किसी भी वामपंथी या किसी भी एंटी नेशनल का केस हो, बड़े बड़े आतंकवादियों केस हो, इन सब में इनकी अपीयरेंस बदस्तूर रहती है। तो इन्होंने अपने पिताजी का जिक्र किया कि वो तो वहीं गुरुकुल से ही पढ़े हुए थे। तो इस तरह से क्या मान लिया जाए कि वहाँ हायर एजुकेशन गुरुकुल में और मदरसों में इन सिंघवी जी को समझना चाहिए कि बहुत भेद है, बहुत बड़ा अंतर है, जो इनको शायद जानते तो होंगे लेकिन ये बोलना नहीं चाहते, बस अपना अपना उल्लू सीधा करना, क्योंकि इनको तो इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना विचार है। वैसे कहने के लिए तो कांग्रेस भी वही करती है, आप देख ही रहे हो किस तरह से छोड़िए इन सब विषयों को। हम आते हैं मुद्दे की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि किस तरह से 120 वर्षों से मदरसे चल रहे हैं भारतवर्ष में, और बिना अनइंटरप्टेड कोई बाधा नहीं आई है आज तक, और किस तरह से वहाँ पे 17 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, और कम से कम 10,000 वहाँ पे मौलवी मौलाना ये पढ़ाते हैं शिक्षक, और किस तरह से ये मदरसे आधुनिक शिक्षा भी देते हैं। उन्होंने जो नट सेल में जो बताने की कोशिश की। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई की बेंच सुन रही थी इस मसले को, डीवाई चंद्रचूड़, दूसरे जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी, ये 3 लोगों की बेंच थी। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे थे, एम के नटराजन,
उनसे पूछा कि भाई आपका क्या स्टैंड है, सरकार ने ही तो ये एक्ट बनाया था, अब आप क्या कहना चाह रहे हो। उन्होंने कहा जी हम तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम तो इसको मानते हैं, हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को हम सही मानते हैं और हमने वहाँ पे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमने इस उन्होंने डेवलपमेंट पूरी बताई कि यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे आर वेंकट रमनी, उनसे पूछा कि क्या स्टैंड आपका, तो उन्होंने कहा हम भी एक्सेप्ट करते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट को और वो सही है जजमेंट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट में तो इसका विरोध किए थे उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उन्होंने कहा उस समय की परिस्थितियां अलग थी, अभी जो डेवलपमेंट है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन इन पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस जो पिटीशन है एसएलपी इसको स्टे कर दिया। उस समय भी एम के नटराजन ने कहा कि आप स्टे मत करें, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप इस केस को सुने, लेकिन स्टे करने से हम जो हमारा हर साल सालाना 196 करोड़ रुपया मदरसों को देना पड़ता है, ये कम से कम स्टे कर देंगे तो ये दिक्कत रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको स्टे कर दिया और इस पे अब सरकार को जवाब देने के लिए, सरकार को और मदरसा जो एसोसिएशंस हैं इनको भी, मदरसा बोर्ड को भी, कि आप 31 मई तक आप अपना जवाब सबमिट करें। उसके बाद इसकी डेट जो है जुलाई के सेकेंड वीक तक के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन ये केस इसलिए जानना जरूरी है कि 17 लाख बच्चे जिस देश में दीनी शिक्षा लेके निकलेंगे, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ वो हाफिज और मौलाना ही बन सकते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस की रेस से बहुत दूर रहेंगे। लेकिन इस चीज़ों के लिए भी आज तक की सरकारों ने किस तरह से हमारे भारतवर्ष के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, ऐसे बाल बच्चों के साथ जो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं और निकल रहे हैं वहाँ से पढ़ के, तो उनको सिर्फ हाफिज और मौलाना ही बनना है, उनके पास कोई करियर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और उनको इस तरह से प्रोपोगंडा किया जाता है हमारे देश में कि जैसे यही सरकार जो अभी मोदी की सरकार है ये सबसे बड़ी खतरनाक है, दीनी शिक्षा नहीं लेने दे रही है, और दुनिया भर की बातें आप सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। ये बहुत सही इनिशिएटिव है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी इसको बहुत डिटेल में सुनेगा और इसमें जो भी अपडेट होंगी वो हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। इस तरह से आज का विषय होता है समाप्त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें और इसे शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।